सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने शर्लक होम्स की बेहद दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कहानी बहुत दिनों बाद ला रहा हूं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं और आगे उम्मीद करूंगा कि कहानी जल्दी से जल्दी लाऊं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी कॉपर बीच। उस आदमी को जो कला के वजह से प्यार करता है। शर्लक होम्स डेली टेलीग्राफ का एडवर्टाइजिंग पेज एक और फेंकता हुआ बोला, अक्सर बहुत छोटे और कम महत्वपूर्ण प्रदर्शनों से बहुत ज़्यादा आनंद मिल जाता है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है वॉटसन कि अब तक तुम इस सच को भांप चुके हो कि हमारे मामलों का जो ब्यौरा तुमने रखा है, तुमने उन बड़े और संवेदनशील मामलों को इतना महत्व नहीं दिया जो मैंने सुलझाए थे, बल्कि उन छोटी घटनाओं को महत्व दिया जिनमें मेरे अनुमान और तार्किक विश्लेषण के लिए स्थान था। और फिर भी, मैंने मुस्कुराते हुए बोला, मेरे ब्यौरों में सनसनी फैलाने वाले विवरण से मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। जाहिर है तुमने गलती की। वो चिमटे से एक धधकता हुआ अंगारा उठाकर चेरीवुड पाइप सुलगाता हुआ बोला। वो अपना मिट्टी का पाइप तब बदलता था जब वो चिंतन के स्थान पर वाद विवाद कर रहा हो। जाहिर है तुमने गलती की। तुमने अपने हर ब्लॉक को एक मसालेदार और रंगारंग बना दिया है, जबकि रीजनिंग को शुरुआत से आखिर तक के जो भी मामले हुए हैं उसमें विलक्षणता है जो कि ब्यौरे में लिखा जाना चाहिए था। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस संबंध में मैंने तुम्हारे प्रति पूरा न्याय किया है। मैं थोड़े ठंडेपन से बोला, क्योंकि वो इस बहस से थोड़ा चिढ़ गया था जो मैंने अपने मित्र के विलक्षण चरित्र में एक आध बार ही अनुभव किया था। नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। वो इस तरह बोला जैसे उसने मेरे शब्द ना सुने हों बल्कि विचार पढ़ लिए हों। अगर मैं अपने के साथ न्याय का दावा करता हूं तो वो इसलिए क्योंकि ये अव्यक्तिक वस्तु है, मुझसे परे की वस्तु। अपराध साधारण है, तर्क दुर्बल है, इसलिए तुम्हें अपराध के बजाय तर्क पर जोर देना चाहिए। ये शुरुआती बसंत की एक ठंडी सुबह थी और हम बेकर स्ट्रीट के पुराने कमरे में नाश्ते के बाद आग के सामने बैठे हुए थे। मकानों के बीच घना कोहरा घुमड़ रहा था। हमारी गैस जल रही थी और मेज पर बिछे सफ़ेद कपड़े चीनी मिट्टी और स्टील के बर्तनों पर पड़ रही थी, क्योंकि मेज पर से इन्हें अभी हटाया नहीं गया था। शर्लक होम्स सुबह से ही चुप था और एक के बाद एक न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में डूब जाता था, और आखिरकार अपनी खोज बंद करके भी उसके मिजाज में कोई सुधार नहीं आया और वो मुझे अपनी भाषाई गलतियों पर भांसड़ दे रहा था। वो अपने लंबे पाइप से कश लगा रहा था और आग को घूर रहा था। आखिरकार वो बोला, साथ ही इनमें सनसनीखेज भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जो मामले में तुमने जाहिर किए हैं उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक दृष्टि से अपराध नहीं हैं। हो सकता है आखिर में इनमें अपराध नहीं बनता हो, मैंने उत्तर दिया, लेकिन तरीके न केवल अद्वितीय थे बल्कि रोचक भी थे। हाँ मेरे प्यारे साथी, लेकिन साधारण जनता को विश्लेषण और अनुमानों के सूक्ष्म ताने बाने क्या समझ आएंगे। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि बड़ी घटनाओं के दिन बीत चुके हैं। आदमी ने, कम से कम अपराधियों ने, अपनी संपूर्ण मौलिकता खो दी है। जहाँ तक मेरे खुद के छोटे से बिजनेस की बात है, तो वो खोई हुई पेंसिल ढूंढने और स्कूल की लड़कियों को सलाह देने भर तक का रह गया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि अब मैं आखिर को छू चुका हूँ। आज सुबह ये पर्चा मुझे मिला, पढ़ो। उसने एक मुड़ा तोड़ा कागज़ मेरी ओर उछाल दिया। इस पर पिछले शाम मोटेंग्यू जगह की मोहर लगी थी और लिखा था, डियर मिस्टर होम्स, मैं बड़ी चिंता के साथ इस विषय में आपसे सलाह लेना चाहती हूँ कि मुझे जो आया की नौकरी का इनविटेशन आया है उसे स्वीकार करूँ या नहीं। मैं कल आपसे 10:30 बजे मिलने आऊँगी। शुभाकांक्षी वायलेट हंटर। तुम उस लड़की को जानते हो? मैंने पूछा। मैं नहीं जानता। इस समय 10:30 बजे हैं। हाँ, और निसंदेह ये घंटी उसी ने बजाई है। तुम जितना सोच रहे हो यह उससे कहीं अधिक रोचक हो सकता है।
तुम्हें नीले मणिक वाला मामला याद होगा, जो पहले पहले काल्पनिक सा लगता था, लेकिन बाद में उसमें गंभीर जांच करनी पड़ी। इस मामले में भी ऐसा हो सकता है। खैर, हमें ऐसी ही आशा करनी चाहिए। लेकिन हमारे सभी शक जल्द ही दूर होने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो ये वही है। जैसे ही वो बोला कि दरवाज़ा खुला और कमरे में एक लड़की ने एंटर किया। वो सादा लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने थी और उसके चेहरे पर एक रौनक थी। उसके रंग ढंग से वो सेल्फ डिपेंडेंट लेडी दिखाई देती थी। मुझे भरोसा है कि आपको तकलीफ नहीं दी, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे। मेरा साथी जैसे ही उसके अभिवादन के लिए उठा, वो बोली, लेकिन मुझे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ, और चूंकि मेरे माता पिता या कोई रिश्तेदार नहीं है जिससे मैं सलाह ले सकूं, तो मैंने सोचा कि आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। बैठ जाओ कुमारी हंटर, मैं आपके लिए कुछ कर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं देख रहा था कि होम्स अपने नए ग्राहक की बोलचाल और रंग ढंग से खासा प्रभावित हो गया था। उसने अपनी खोजी नज़र से उसका परीक्षण किया और फिर अपनी पलकें झुकाकर उंगलियों के पोरों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए उसकी कहानी सुनने बैठ गया। मैं कर्नल स्पेंस मोनरो के परिवार में 5 वर्ष से आया थी, वो बोली, लेकिन 2 महीने पहले कर्नल को नोवा स्कॉटिया हैलिफैक्स में काम पड़ गया और वो अपने बच्चों को साथ में ले गया और मैं खाली हो गई। मैंने विज्ञापन देखा, विज्ञापनों के उत्तर दिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार जो मैंने धन बचाया था वो कम पड़ने लगा और मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। वेस्ट एंड वेस्टावे नाम की आयाओं की एक फेमस एजेंसी है। हफ्ते में एक बार मैं वहां देखने जाया करती थी कि मेरे लायक कोई जगह है या नहीं। वेस्टावे संस्था के संस्थापक का नाम था, लेकिन वास्तव में इसे चलाती कुमारी स्टॉपर हैं। वो अपने छोटे से कार्यालय में बैठती हैं और जिन युवतियों को रोजगार की तलाश है वे सामने कमरे में बैठती हैं और एक एक करके भीतर जाती हैं और उनके लिए क्या लायक हो सकता है ये देखती हैं। खैर, पिछले सप्ताह जब मैं पहुंची तो हमेशा की तरह मुझे छोटे कार्यालय में भेज दिया गया, लेकिन मैंने पाया कुमारी स्टॉपर अकेली नहीं थी। हंसते हुए चेहरे वाला एक मोटा आदमी, जिसकी भारी ठोड़ी से गर्दन तक मांस की कई परतें थीं, उसके बगल में बैठा हुआ था। वो चश्मा लगाए था और एंट्री करने वाली महिलाओं को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। मैं जैसे ही भीतर आई, वो अपनी कुर्सी से लगभग उछल ही पड़ा और कुमारी स्टॉपर से बोला, ये ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बड़ा उत्साही दिखाई दे रहा था और अपने हाथ आपस में रगड़ रहा था। कुमारी, आप किसी काम की तलाश में हैं? उसने पूछा। हाँ मिस्टर। आया के रूप में? हाँ। तुम कितनी तनख्वाह चाहती हो? मेरी पिछली नौकरी में कर्नल स्पेंस मुनरो के यहाँ मुझे 4 पाउंड प्रति माह मिलते थे। अरे, कितनी गलत बात है। वो जैसे गुस्से में हो और इस तरह हवा में अपने मोटे हाथ फेंकता हुआ बोला, इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लेडी को कोई इतनी कम तनख्वाह कैसे दे सकता है? आप जितना सोच रहे हैं मिस्टर, मेरी कुशलता शायद इससे कम हो सकती हो। मैंने कहा, थोड़ी सी फ्रांसीसी, थोड़ी जर्मन, थोड़ा बहुत संगीत और चित्रकारी। वो चिल्लाया, ये अलग बात है। खास बात तो यह है कि तुम महिला के रूप में कैसी हो। शॉर्ट में यही सब कुछ है, क्योंकि अगर तुम ऐसी नहीं हो तो तुम उस बच्चे को कैसे पालोगी जो देश के इतिहास के निर्माण में कोई भूमिका निभा सकता है। और अगर तुम महिला के रूप में बढ़िया हो तो कोई तुम्हें इतना कम कैसे दे सकता है। मैडम, मैं आपको 100 पाउंड प्रति वर्ष दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं मिस्टर होम्स कि ये प्रपोजल मेरे लिए, जो खाली बैठी थी, कितना बढ़िया रहा होगा। खैर, मेरे चेहरे पर अनिश्चितता के भाव देखकर उस सज्जन ने अपनी जेब टटोली और एक नोट खींचा। मेरी ये भी परंपरा है। वो इस सीमा तक हंसते हुए बोला कि उसकी आंखें 2 चमकदार छेदों जैसी हो गई। मैं अपने यहाँ काम करने वालों को आधी सैलरी एडवांस में देता हूँ, ताकि वो अपनी ट्रैवलिंग और कपड़ों और उसके साथ साथ छोटे मोटे खर्च निकाल सकें। मुझे लगा कि इतने विवेकशील और अद्भुत आदमी से मैं पहले कभी नहीं मिली। मैं चूंकि पहले ही कर्जा लिए बैठी थी,
इसलिए एडवांस पेमेंट मेरे लिए बड़ी सुविधा की बात थी। और पूरी तरह हाँ करने से पहले मुझे थोड़ा इसके बारे में जान लेना चाहिए था। इसलिए मैंने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कहाँ रहते हैं मिस्टर? मैं बोली, हैम्पशायर। बहुत सुंदर ग्रामीण क्षेत्र है। विंचेस्टर से 5 मील दूरी पर कॉपर बीच है। ये बहुत ही प्यारी जगह है। और मिस्टर, मुझे क्या करना होगा? एक बच्चा है, एक 6 साल का प्यारा नन्हा बच्चा। अरे, अगर तुम उसे देख पाओ कि चप्पल से वो कैसे तिलचट्टों को मारता है, पटाक पटाक पटाक, आपकी पलक झपकने से पहले ही 3 खत्म हो जाते हैं। वो अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया और उसकी आंखें फिर से हंसने लगीं। मैं बच्चे के स्वभाव पर थोड़ा चौंकी, लेकिन पिता की हंसी के कारण मैंने सोचा कि वो शायद मजाक कर रहा था। तो मेरा काम सिर्फ बच्चे को संभालना होगा? मैंने पूछा। नहीं नहीं प्यारी लड़की, वो चिल्लाया, तुम्हारा काम उन छोटे मोटे आदेशों को मानना भी होगा जो मेरी पत्नी तुम्हें दे सकती है। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, अपना फर्ज निभाकर मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, जैसे कपड़ों को लो। यदि हम तुम्हें कोई वस्त्र पहनने को कहें तो क्या तुम हमारी छोटी सी इच्छा के लिए आपत्ति करोगी? हैं? नहीं, मैं उसके शब्दों पर विस्मित होती हुई बोली। और यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, इसमें तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं। और हमारे पास आने से पहले अपने बाल छोटे कटवा कर आने में? मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर होम्स, मेरे बाल कितने लंबे और बादामी रंग के हैं। ये बड़े सुंदर कहे जाते हैं। मैं इस तरह उन्हें कटा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे डर है कि ये मेरे लिए असंभव है, मैं बोली। वो अपनी छोटी आंखों से मुझे उत्सुकतावश देख रहा था और मेरा इतना कहते ही उसके चेहरे पर छाया सी तैर गई। लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है, वो बोला। ये मेरी पत्नी की छोटी सी इच्छा है और आप जानती हैं मैडम, औरतों की इच्छा पूर्ति होनी ही चाहिए। तो क्या आपने बाल नहीं कटवाएंगी? नहीं मिस्टर, मैं वाकई नहीं कटवा सकती, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। ओह, तो बात ही खत्म हो जाती है। यही गड़बड़ है, अन्यथा अन्य बातों में तुम वास्तव में बहुत बढ़िया हो। तब कुमारी स्टॉपर, मुझे कुछ और लड़कियां दिखाएं। इस दौरान मैनेजर बिना हमसे कोई बात किए अपने कागजों में व्यस्त बनी रही थी, लेकिन अब वो इतने गुस्से इसमें मेरी ओर देख रही थी कि मुझे शक हुए बिना ना रहा कि मेरे इनकार करने पर उसकी अच्छी खासी दलाली मारी गई थी। तुम चाहती हो कि किताबों में तुम्हारा नाम चढ़ा रहे? वो बोली। जी कुमारी स्टॉपर, वैसे वास्तव में ये व्यर्थ ही प्रतीत होता है, क्योंकि तुम इतने बढ़िया प्रस्तावों को इस ढंग से मना कर देती हो। वो तीखे स्वर में बोली। तुम हमसे आशा मत रखना कि हम तुम्हारे लिए दोबारा कोई अच्छा काम ढूंढ पाएंगे। अलविदा कुमारी हंटर। उसने मेज पर रखी घंटी बजाई और एक लड़के ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। खैर मिस्टर होम्स, जब मैं अपने कमरे में लौटी और अलमारी में मुझे थोड़ा बहुत पैसा दिखाई दिया और मेज़ पर 2-3 बिल पड़े हुए थे, मैं खुद से पूछने लगी कि क्या मैंने मूर्खता तो नहीं की थी। आखिरकार ये लोग अगर थोड़े सनकी हैं और असाधारण आदेशों का पालन करवाना चाहते हैं तो कम से कम उसके लिए मुझे धन तो दे ही रहे हैं। इंग्लैंड में बहुत थोड़ी आया है जिन्हें 100 पाउंड प्रति वर्ष मिलते हैं। इसके अलावा मेरे बाल किस काम के थे? बहुत से लोग इन्हें कटवाकर ज़्यादा आकर्षक दिखते थे और हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा ही होता। अगले दिन मैं सोचने लगी थी कि मैं गलती पर थी और उससे अगले रोज़ इस बात का मुझे भरोसा हो ही गया। मैंने अपने गर्व पर लगभग नियंत्रण पा लिया था और मैं एजेंसी से ये पूछने वाली थी क्या वो जगह अभी भी खाली थी, और तभी एक सज्जन का पत्र मुझे मिला। ये मेरे पास है, मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ आपको। कॉपर बीच, विंचेस्टर के पास। डियर कुमारी हंटर, कुमारी स्टॉपर ने आपका पता देने की कृपा की और मैं यहाँ ये पूछने के लिए लिख रहा हूँ कि अपने निर्णय पर तुमने क्या दोबारा विचार किया है। मेरी पत्नी बड़ी चिंतित है कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे संबंध में मैंने उसे बताया तो वो बहुत इम्प्रेस हुई। हम 120 पाउंड प्रति वर्ष देने के इच्छुक हैं ताकि हमारी सनक के चलते तुम्हें कोई असुविधा हो तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए।
मेरी पत्नी को एक विशिष्ट नीला रंग बहुत पसंद है और दिन के वक्त घर में वो उसी रंग की पोशाक को पहनना पसंद करेंगी। तुम्हें अपनी ओर से इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी प्यारी पुत्री एलिस, जो अब फिलाडेल्फिया में है, उसकी एक ऐसी पोशाक हमारे पास है जो कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल ठीक आएगी। और फिर यहाँ वहाँ बैठने और जिस प्रकार करने को कहा जाए वैसा करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक तुम्हारे बालों का सवाल है कि निसंदेह ये दुख की बात है। हमारे छोटे से इंटरव्यू के बीच में मैं इनकी सुंदरता देख चुका हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इस पॉइंट पर मैं पक्का हूँ और मुझे आशा है कि बढ़ी हुई पगार तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देगी। जहाँ तक बच्चे का सवाल है तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आने का प्रयास करो और मैं घोड़ा गाड़ी के साथ विंचेस्टर में मिलूँगा। मुझे अपनी ट्रेन के विषय में बता देना। तुम्हारा विश्वस्त जेफ्रो रियू कैसल। ये लेटर मुझे अभी मिला है मिस्टर होम्स, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। मैंने सोचा कि आखिरी कदम उठाने से पहले मैं सारा मामला आपको बता दूं। अच्छा कुमारी हंटर, अगर आपने फैसला कर लिया है तो बात ही ख़त्म हो जाती है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप सलाह नहीं देंगे कि मैं इससे इनकार कर दूं? मैं स्वीकार करता हूं कि इस दशा में मैं अपनी बहन को इसे स्वीकार नहीं करने दूंगा। इस सब का क्या मतलब है मिस्टर होम्स? अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, मैं नहीं बता सकता। हो सकता है इस बारे में तुमने कोई धारणा बनाई हो। वैसे मुझे केवल इसका एक ही हल मालूम पड़ता है। मिस्टर रियू कैसल एक बहुत दयालु और अच्छे चरित्र का आदमी दिखाई देता है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसकी पत्नी पागल हो और इस विषय में वो इस डर से चुप रहना चाहता हो कि उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा और किसी बवाल से बचने के लिए वो चुपचाप उसकी सनक पूरी करता हो। ये एक संभावित हल है। असलियत में मामले को देखते हुए इसी बात की अधिक संभावना है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह यह किसी युवती के लिए बढ़िया जगह मालूम नहीं होती। लेकिन पैसा मिस्टर होम्स, पैसा। वैसे हाँ, पगार बढ़िया है, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया। यही मुझे शक में डाल रही है। जबकि उनका काम 40 पाउंड में चल रहा हो तो वो तुम्हें 120 पाउंड प्रति वर्ष क्यों देंगे? इसके पीछे ज़रूर कोई पक्की वजह होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि आपको परिस्थितियों से अवगत करा दूंगी, और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करूंगी। तुम जाते समय ऐसा ही सोचना। मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूँ कि तुम्हारी छोटी भी परेशानी इतनी रोचक है जितनी कई महीनों से मेरे सामने नहीं आई। कुछ बातें तो बड़ी ही विलक्षण हैं। अगर तुम्हें कोई शक हो और खतरा दिखाई दे। खतरा? आपको कौन सा खतरा दिखाई दे रहा है? होम्स ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। अगर हम इसे परिभाषित करते हैं तो ये खतरा नहीं होगा, वह बोला। लेकिन किसी भी वक्त, दिन हो या रात, तुम्हारा तार मिलते ही मैं मदद को चलाऊंगा। इतना काफ़ी है। वह अपनी कुर्सी से फुर्ती से उठी। उसके चेहरे से चिंता के तमाम भाव गायब हो गए थे। अब मैं शांति के साथ हैम्पशायर मिस्टर रियू कैसल को लिखूंगी, रात को अपने बालों का बलिदान करूंगी और सुबह विंचेस्टर के लिए रवाना हो जाऊंगी। होम्स को मेहरबानी के शब्द कहते हुए वो हम दोनों से गुड नाइट बोली और जल्दी से अपने रास्ते पर बढ़ गई। कम से कम हमने जब उसे तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ उतरते सुना तो मैं बोला, वो ऐसी लड़की दिखाई देती है जो खुद की देखभाल करने में पूरी तरह समर्थ है, और उसे करनी भी पड़ेगी। होम्स ने गंभीरता से कहा, मैं भारी गलती पर हूँ। अगर जल्द ही हमें उसका पत्र नहीं मिलता तो। और ज़्यादा समय नहीं बीता कि मेरे मित्र की भविष्यवाणी पूरी हो गई। 15 दिन बीत गए थे और इसी दौरान मेरे विचार बार बार उसी दिशा में भटक रहे थे, और मैं आश्चर्य करने लगता था कि मानवीय अनुभवों की किस विचित्र गली में ये एकांकी स्त्री भटक रही होगी। असाधारण पगार, विचित्र शर्त, काम के नाम पर कुछ नहीं, ये सब किसी असामान्य बात की ओर संकेत कर रहे थे। लेकिन ये कोई सनक थी या फिर कोई षड्यंत्र? आदमी मनुष्यों से प्रेम करने वाला था या बदमाश था, ये सब निश्चित करना मेरे वश से बाहर था। जहाँ तक होम्स की बात थी, मैंने देखा
कि वो आधे घंटे तक त्यूरियां चढ़ाए बैठा रहा था, और मैं जैसे ही उसके साथ इस बारे में चर्चा करता, वो हाथ हिलाकर मामले को झाड़ देता। जानकारी, 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 वो अधीरता से चिल्ला पड़ा। मैं मिट्टी के बिना ईंटें नहीं बना सकता हूँ। और फिर वो बड़बड़ाने लगता कि अपनी बहन को वो ऐसी दशा में वहां ना भेजता। तार जो हमें मिला वो एक देर रात को आया था, जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, और होम्स अपने रात भर चलने वाले उस रासायनिक प्रयोग में जुटने जा रहा था जिसमें वो ज़्यादातर डूबा रहता था। और रात को जब मैं उसे छोड़ता था तब परखनलियों पर उसे झुके पाता था, और सुबह जब मैं नाश्ते पर आता वो तब भी मुझे उसी दशा में मिलता। उसने पीला लिफाफा खोला और फिर संदेश पर नज़र डालने के बाद उसने इसे मेरी तरफ फेंक दिया। ज़रा ब्रॉडशो की ट्रेन देखना, वो बोला, और फिर अपने रासायनिक अध्ययन में जुट गया। संदेश छोटा और साफ था। कृपया कल दोपहर विंचेस्टर के ब्लैक स्वाइन होटल पहुँचें। अवश्य आइए। मैं चकित हूँ कि क्या करूँ। हंटर, तुम चलोगे? होम्स मेरी ओर देखते हुए बोला। मैं चलना चाहता हूँ। तो ज़रा देखो, 9:30 बजे एक ट्रेन है। ब्रॉडशो की टाइम टेबल को देखते हुए मैंने कहा, ये 12:30 बजे विंचेस्टर पहुँचाती है। ये ठीक रहेगी। तो जाहिर है मुझे एसीटोन का अपना विशेषण टालना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना है। अगले दिन पुरानी अंग्रेजी राजधानी की ओर हम 11 बजे तक पहुंचने वाले थे। पूरे रास्ते होम्स सुबह के समाचार पत्रों में डूबा रहा था, लेकिन जब हमने हैम्पशायर की सीमा पार कर ली तो उसने अखबार फेंक दिए और रास्ते के प्राकृतिक सीनों की तारीफ करने लगा। ये बसंत का एक आदर्श दिन था। हल्का नीला आकाश जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद बादल पश्चिम से पूर्व की ओर तैर रहे थे। सूर्य तेजी से चमक रहा था और हवा बड़ी खुशनुमा और स्फूर्तिदायक थी। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में एडल्टरशॉट की पहाड़ियों के मध्य से लाल और धूसर रंग की छतें हल्की हरी पत्तियों के बीच से झांक रही थीं। कितना ताज़ा और सुंदर है। बेकर स्ट्रीट के कोरे से बाहर आए किसी आदमी के पूरे उत्साह के साथ मैं चिल्लाया, लेकिन होम्स गंभीरता से अपना सिर हिला रहा था। तुम्हें पता है वॉटसन, वो बोला, कि मेरे जैसे दिमाग के आदमी के लिए ये एक अभिशाप है कि मैं प्रत्येक बात को अपने विषय विशेषज्ञ से जोड़कर देखता हूँ। तुम इन मकानों को देख रहे थे और इनके सौंदर्य से प्रभावित हो। मैंने देखता हूँ और मेरे दिमाग में मात्र इनके एकांकीपन और यहाँ होने वाले अपराधों के संबंध में विचार उठते हैं। हे भगवान, मैं चिल्लाया, इतने प्यारे मकानों के साथ अपराध कौन जोड़ेगा? ये मुझे हमेशा डर से भर देते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है वॉटसन, जो मेरे अनुभव पर आधारित है, कि लंदन की संकरी अंधेरी गलियों में अपराध के इतने आंकड़े नहीं मिलते जितने इतने सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में। तुम तो मुझे डरा रहे हो। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जनता की विचारधारा का दबाव वह कर सकता है जिसे कानून पूरी तरह नहीं कर सकता। कोई गली इतनी अंधेरी नहीं है कि किसी पीड़ित बच्चे की चीख अथवा किसी शराबी के प्रहार का स्वर पड़ोसियों तक ना पहुंच सके। और फिर पूरा न्याय तंत्र इतना समीप है कि एक शिकायत पर अपराधी पुलिस के हाथों में होगा। लेकिन इन एकांकी मकानों को तो देखो, जो अलग अलग खेतों में जुड़े हुए हैं, और इनके आसपास बेचारे ऐसे निर्धन और भोले भाले ग्रामीण ही होते हैं जिन्हें कानून की अधिक जानकारी नहीं होती। नारकीय क्रूरता और छुपी दुष्टता को देखो, जो सालों साल ऐसे स्थानों पर फल फूल सकती है जो किसी को कानो कान भी पता ना चल सके। यदि वो युवती जो हमसे सहायता मांग रही है विंचेस्टर में रहने गई होती तो मुझे उसके लिए डरना होता। खतरे की बात यह है कि यह स्थान कस्बे से 5 मील बाहर है, फिर भी इतना कि पर्सनली उसे कोई धमकी नहीं मिली है। नहीं, और वो अगर विंचेस्टर हमसे मिलने आ सकती है तो वो बाहर आने में समर्थ है। बिल्कुल, वो आज़ाद है। फिर क्या बात हो सकती है? तुम कुछ नहीं बता सकते? मेरे पास इसकी 7 धारणाएं हैं, जिसमें से प्रत्येक जितने तथ्य हम जानते हैं उन पर सटीक बैठती है। लेकिन इनमें से कौन सी सही है, इसका निर्धारण तभी होगा जब हमें ताज़ा जानकारी मिलेगी और जो निसंदेह हमारी प्रतीक्षा कर रही है।
खैर, कैथेड्रल का स्तंभ वो रहा और जल्द ही हमें पता लगेगा कि कुमारी हंटर क्या बताना चाहती हैं। ब्लैक स्वान हाई स्ट्रीट में एक फेमस जगह है और यह स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा इंतज़ार कर रही थी। उसने एक डाइनिंग टेबल बुक करा रखी थी और मेज़ पर भोजन हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप आए। वो जल्दी से बोली, आप दोनों बड़े अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या करूँ। आपकी सलाह मेरे लिए बड़ी ही मूल्यवान होगी। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं बताऊंगी और जल्दी बताती हूँ कि मैंने मिस्टर र्यू कैसल को वचन दिया है कि मैं 3 बजे से पहले लौट आऊंगी। मैंने उनसे कस्बे आने की आज सुबह आज्ञा मांगी थी, यद्यपि वह नहीं जानते थे कि मैं यहाँ क्यों आना चाहती थी। हमें शुरुआत से सारी बात बताओ। होम्स ने अपनी लंबी टांगें आँख के सामने फैला दी और सुनने को तैयार हो गया। पहले मैं कहूँगी कि कुल मिलाकर मेरे साथ मिस्टर और मिसेस र्यू कैसल की ओर से कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ और उनके बारे में ये कहना बिल्कुल सच है, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पा रही और मेरा मन बेचैन है। तुम क्या नहीं समझ पा रही? उनके बर्ताव की वजह। मैं बताती हूँ कि सब कैसे हुआ। जब मैं आई तो मिस्टर र्यू कैसल मुझे यहाँ मिले और अपनी खड़खड़िया में बिठाकर मुझे कॉपर बीच ले चले। जैसा कि वह कहते थे कि ये जगह बहुत सुंदर है, लेकिन अपने आप में ये सुंदर नहीं है, क्योंकि एक विशाल सफ़ेद चौकोर मकान है और नमी और मौसम की मार का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। इसके चारों ओर मैदान है और 3 ओर जंगल और चौथी ओर एक खेत है जो साउथहैम्पटन उच्च मार्ग की ओर ढलान से जाता है। सामने के दरवाजे से 100 गज पर यह मुड़ता है। सामने वाला ये मैदान का ही हिस्सा है, लेकिन चारों ओर जंगल लॉर्ड सदर्टन का है। मेरा मालिक मुझे वहां तक लाया और हमेशा की तरह खुश दिखाई दिया। उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी मिस्टर होम्स, जो संभावित अनुमान हमने बेकर स्ट्रीट के आपके कमरे में बैठकर लगाए थे। श्रीमती र्यू कैसल पागल नहीं है। मैंने पाया कि वो खामोश रहने वाली अपने पति से उम्र में छोटी थी। मैं सोचती हूँ कि वो 30 से ज़्यादा नहीं है, जबकि वो 45 से कम का नहीं है। उनकी बातचीत से मैंने जाना कि उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं और वो विधुर था और अपनी पहली पत्नी से उसका एकमात्र बच्चा वो लड़की थी जो फिलाडेल्फिया चली गई थी। मिस्टर र्यू कैसल ने मुझे पर्सनली बताया कि उसका जाने का कारण ये था कि उसकी अपनी सौतेली माँ से नहीं बनती थी। चूँकि पुत्री 20 से कम की नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं उसकी स्थिति समझ गई और वो अपने पिता की युवा पत्नी के साथ कितना असुविधाजनक महसूस करती होगी। मिसेस र्यू कैसल मुझे ना तो अच्छी लगी और ना ही बुरी। ये सामने से देखा जा सकता था कि वो अपने पति और अपने छोटे से बच्चे के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं। उसकी हल्के धूसर रंग की आंखें एक से दूसरे पर ही टिकी रहती थीं और वो यही देखती रहती थीं कि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं, और संभव होने पर वो पहले ही उसकी पूर्ति कर देती। वो भी उसके प्रति दयालु था और वो एक प्रसन्न जोड़ा प्रतीत होता था। फिर भी इस स्त्री को कोई छुपी हुई पीड़ा थी। वो ज़्यादातर गहरे विचारों में डूब जाती और उसके चेहरे पर दुख के भाव होते। एक से ज़्यादा बार मैंने उसे रोते हुए पकड़ा। कभी कभी मैं सोचती थी कि वो अपने बच्चे के कारण दुखी है, क्योंकि आज तक इतने बिगड़ैल और बुरे स्वभाव के प्राणी से मैं नहीं मिली जैसा कि वो है। वो उम्र में छोटा है, लेकिन उसका सिर आश्चर्यजनक ढंग से बड़ा है। अपने से निर्बल प्राणी को कष्ट पहुंचाना उसका एकमात्र मनोरंजन मालूम होता है और वो चूहे, छोटी चिड़ियों और कीड़े मकोड़े पकड़ने में अपनी प्रतिभा का बड़े गर्व से प्रदर्शन करता है। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी मिस्टर होम्स, और वास्तव में उसका मेरी कहानी से कुछ अधिक लेना देना नहीं है। मुझे डिटेल में सुनना पसंद है, मेरे मित्र ने टिप्पणी की। भले ही वो तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी इम्पोर्टेंट बात ना छूटे। मकान से रिलेटेड जो असुविधा वाली बात मुझे लगी वो नौकरों का ढंग और व्यवहार था। 2 नौकर हैं, एक आदमी और एक उसकी पत्नी। टॉलर जो नौकर है बड़ा रूखा सा आदमी है। उसके सफ़ेद बाल और उससे शराब की गंध आती रहती है। मैं जब उसके साथ थी तो 2 बार तो वो बुरी तरह पिए हुए था
और फिर मिस्टर रयूकैसल इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। उनकी पत्नी बड़ी लंबी और ताकतवर महिला है और मिस्टर रयूकैसल की भांति वो चुप ही रहती है। वो इतनी प्रसन्नचित्त भी नहीं है। ये एक बड़ा खराब जोड़ा है, लेकिन सौभाग्यवश मैं अपना अधिकांश समय वाटिका और अपने कमरे में व्यतीत करती हूँ, जो इमारत के एक कोने में आमने सामने पड़ते हैं। मेरे कॉपर बीच पहुंचने के 2 दिनों तक मेरा जीवन। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।